आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं शाहज़ेब जीलानी और ज़र्रार खोड़ो। 16वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास आज, उसमें 302 अरकान ने हलफ भी उठाया और हड़बोंग भी हुई। हे से हलफ होता है और हे से ही हड़बोंग भी होती है। इस मौके पे वो भी थे जो कह रहे थे कि हम हक़ पे मुंतखब हुए हैं, और वो भी थे जो कह रहे थे कि आप ना हक़ पे मुंतखब हुए हैं। अजीब छीछा लेदर के दौरान ये हल्फ हुआ। थोड़ी सी आप सारा दिन ज़ाहिर है झलकियाँ देखते रहे होंगे, हमारी भी मजबूरी है कि हम आपको कुछ झलकियाँ 3000वीं दफ़ा दिखा दें। मैं राजा परवेज़ अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। जो आपने देखा ये कुछ भी नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कल हुल्लड़बाजी हुई थी, उसके बाद एहतियाती तदबीर के तौर पे आज कौमी असम्बली में गैर मुतल्लिक़ा मेहमानों के लिए जो पासेस जारी किए गए थे वो मनसूख कर दिए गए। मगर हंगामा आराई का जो काम विज़िटर्स गैलरी में बैठे मेहमानों को करना था, वो काम ख़ुद नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने संभाल लिया। हत्ता के मेहमानों की गैलरी में पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ और आसिफ़ा भुट्टो साहिबा भी नारे लगाती देखी गईं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ऐवान में दाखिल हुए तो ज़ाहिर है ऐवान नारों से गूंज उठा। देखो देखो कौन आया, ये तो सब नारा लगा रहे थे, पूरा ऐवान नारा लगा रहा था, देखो देखो कौन आया। उसके बाद एक गिरोह कह रहा था शेर आया, दूसरा गिरोह कह रहा था चोर आया। फिर इस दौरान जो है ये नारे भी लगे जवाबी तौर पे कि घड़ी चोर। आप समझ रहे होंगे कि क्या किस तरफ को चीज़ें जाती दिखाई दे रही हैं। आम तौर पे होता यह है, रिवायत ये है पार्लियामेंट की कि जो हरूफ तहज्जी हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरकान को बुलाया जाता है कि वो हलफ के बाद जो हाज़िरी का रोस्टर है उस पर दस्तखत कर दें। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ फॉर्मेट, और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने बड़ी बड़ी पार्टियों के रहनुमा मसलन नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान को पहले दस्तखत करने की दावत दी। पीटीआई ने जो है उसके आज़ाद अरकान थे, ये नहीं पता चल रहा था कि वो सुन्नी कौंसिल की तरफ से दस्तखत कर रहे हैं या पीटीआई की तरफ से, लेकिन वो कर रहे थे। वो दस्तखत एक एक करके करते जाते और अपने असल कायद की तस्वीर भी साथ ले जाते। कईयों ने उनके मास्क भी लगाए हुए थे और कईयों ने सीने पे उनकी तस्वीरें भी चिपकाई हुई। कैदी नंबर 804 भरपूर अंदाज में मौजूद था, वो मौजूद था। अच्छा, वो हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, हमारी मजबूरी है, हमारी आप इमेजिन कर सकते हैं, आप अपने मतलब सोच लें, आप पिक्चर कर रहे हैं। अच्छा, और फिर हुआ ये कि उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया तो कैमरे की आंख ने ये मंजर भी देखा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई अल मारूफ सुन्नी कौंसिल के जो अरकान हैं आपस में गपशप लगाते हुए दिखाई दिए, जो कि एक अच्छी बात है। कल नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अयाज सादिक मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हैं और पीटीआई उर्फ सुन्नी कौंसिल की जानिब से आमिर डोगर के कागजात जमा कराए गए हैं। वज़ीर आज़म का इंतखाब एतवार को होगा। नून की तरफ से शहबाज शरीफ और पीटीआई की तरफ से उमर अयूब ख़ान इस ओहदे के लिए आमने सामने होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सूरत हाल ख़ासी दिलचस्प है। कल एक आला तरीन वफ़द जो कि वुड बी गवर्नमेंट है उसका एक आला तरीन वफ़द, उसमें हु इज़ हु एवरीबडी वाज देयर,
वो सब मौलाना को मनाने पहुंचे, लेकिन मौलाना ने कहा कि भाई मैं ना मानूं, अब देर हो चुकी है, मैं अपोजिशन बेंचों पे बैठूंगा। और आज उन्होंने उसका एक अमली मुजाहरा भी किया कि उनके बेटे को जिस आज़ाद उम्मीदवार ने शिकस्त दी थी उससे वो बगलगीर भी हुए। और फिर कौमी असम्बली के इजलास के बाद शाम को एक आला वफ्द PTI उर्फ सुन्नी कौंसिल का मौलाना के घर गया। इसमें उमर अयूब, असद कैसर, आमिर डोगर जैसे लोग जो हैं वो शामिल थे, और मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या हो इस पे गुफ्तगू हुई है। अच्छा बुसर साहब, एक चीज़ मुझे कहने दीजिए, इजाज़त दीजिए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए। आपको याद होगा चंद दिन पहले हमने कहा था कि सदर आरिफ अलवी डट गए हैं, उन्होंने कहा मैं यही बुलाऊंगा, और कल रात को 12 बजे उनको एहसास हुआ कि अब मुझे कर देना चाहिए क्योंकि इजलास तो वैसे ही हो रहा है ना। हाँ, और वो उन्होंने कर दिया। अब उनका मुझे एक ताजिर याद आ रहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 50,000 रुपए से शुरू करता है कालीन, फिर 5,000 में बेच के निकल लेता है। तो एक्चुअली और ऐसा कई दफ़ा हुआ है। बड़ी दफ़ा अलवी साहब का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, और जिस अंदाज में उन्होंने चलाया, हम हालांकि ये एक सेरेमोनियल ओहदा है और उसमें लिटरली आपका पोस्टमैन वाला आपका काम होता है कि समरी आई, आपने उसमें दस्तखत कर दिया, इधर से उधर पहुंचा दिया। लेकिन उन्होंने आखिरी दिनों में भी कोशिश जो की कि जिस पार्टी से उनका ताल्लुक रहा है ज़रा उसकी बात रखें, लेकिन हजीमत बहुत ज़्यादा हो गई। आसान अल्फाज मतलब मेरा ख्याल है कि अब ये कहना चाह रहे हैं कि यार वो खान साहब को भी थोड़ा दिखाना था कि जी देखिए मेरे से जितना हो सका मैंने किया। लेकिन देखो ना, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो उसका फायदा अपने अमाल भी होते हैं कि आप खुद को रिडंडेंट कर देते हैं कि मतलब पूरा सिस्टम जो है एक तरफ जा रहा है और आपको पता भी है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने वापस वही उस पर आना है। कोई नहीं चाहता कि सोशल मीडिया पर और सड़कों पर उनको गालियां पड़े, कोई नहीं चाहता। और यकीनन सदर आरिफ अलवी एक शरीफ इंसान है, प्रोफेशनल इंसान है, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि उनके खिलाफ ट्रेंड्स चल रही हों और गद्दार आपके खौफ में किया उन्होंने? नहीं, मेरा ख्याल है कि कितना पड़ा बहुत सारे नहीं, ये तो चले कुछ भी नहीं, मैं कह रहा हूँ। आप देखें 2 साल पहले एक ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी कर दिया जिसमें वो पीका वाला ऑर्डिनेंस, हालांकि असेंबली बैठी थी लेकिन वो उन्होंने किया। ये काजी फाजी फ्रेंड्स उन्होंने किया। इन्होंने इतनी मतलब कभी मौका मिलेगा तो हम जरा सा इस पर बात कर लेंगे कि हालांकि प्रेसिडेंट का एक सेरेमोनियल रोल है लेकिन उन्होंने बहुत अपने आप को। अच्छा ये बताइए, पहली बात तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान जी कितने दिन अपोजिशन में रहेंगे, एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरे ये कि अवामी नेशनल पार्टी ने अचानक आज जो ऐलान किया है ये बहुत बड़ी कि वो जो हैं सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी को वोट नहीं देंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म का जो एतवार को इलेक्शन होने वाला है हम उसमें वोट नहीं। अच्छा, अब पहले अवामी नेशनल पार्टी कितनी सीटें हैं अवामी नेशनल पार्टी की? अब जितनी भी नहीं, मैं वैसे ही मैं सवाल पूछ रहा हूँ कितनी है? बहुत थोड़ी सी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ये पता है, ये वैसे है दूसरी जंग अजीम में, शायद दूसरी जंग अजीम के बाद या आगे, पहले मुझे नहीं पता। स्टालिन भाई नहीं थे? स्टालिन भाई, वोट तो वोट ही होते, भले दो ही हों। स्टालिन भाई थे ना, स्टालिन भाई कुछ करना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है कि रूस के क्रिश्चियंस के बारे में, उनके कोई गिरजे बंद कर रहे थे या ये कर रहे थे, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उनके एक मुशीर ने उनसे कहा कि सर लेकिन जो पोप है ना बड़े खफा होंगे, और स्टालिन ने सवाल पूछा, अच्छा पोप कितनी टैंकें हैं पोप के पास, कितनी फ़ौजें हैं पोप के पास? और जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, मेरा ख्याल है कि पहली बार कई दिहाइयों के बाद मौलाना साहब की अपनी अहमियत वो नहीं रही जो एक वक्त में थी। और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो बात चुभती है मौलाना साहब को वो ये है कि यार आई एम नॉट नेसेसरी फॉर दिस गवर्नमेंट। आपकी सोच है। देखिए उनको कोई हिस्सा नहीं मिल रहा गवर्नमेंट में, यही है, लेकिन उनका और पीटीआई का मिल जाना जो है और आगे जो है ना ये बहुत इनको उनका पीटीआई का मिल जाना भी एक तरह से आपकी सोच है, लेकिन वो उनकी अपनी सियासत ही खत्म हो गई ना, क्योंकि जो लहर आई है खैबर पख्तूनख्वा में, अब उनके पास तो डी फैक्टो स्ट्रीट पावर है, स्ट्रीट पावर कभी भी सही है, सही धरने शरने ये वो जहाँ पे आके पीटीआई की बस हो जाएगी ना
वहां से वो मामला को आगे लेके और जा इन सकते पर डंडे बरसाना इतना आसान काम नहीं है जितना पीटीआई जो आप मौलाना के बारे ओके आई एक्सेप्ट मौलाना के बारे में कह रहे हैं ना, एक्सेप्ट कर लिया ना मैं यार, एक शेर पे वक्फा लेना चाहता हूँ। जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो वक्फा। वेलकम बैक। ग्वादर का नाम तो आपने सुना होगा। सी पैक वहाँ से शुरू भी होता है और वहाँ से ख़त्म भी होता है। आज ग्वादर को आफत ज़दा इलाक़ा करार दे दिया गया सूबाई हुकूमत की जानिब से। वजह उसकी ये है कि 30 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश हुई। पसनी से लेके जीवनी तक की पट्टी में, और घरों और दुकानों और कारोबार की तबाही जुज़वी और कुल्ली हुई है। खाने पीने और साफ़ पानी की किल्लत है। हुकूमती ज़राए कहते हैं कि 16 साल में इस इलाक़े में ये सबसे शदीद बारिश है। महकमा मौसमियात कहता है कि ग्वादर का जो सिस्टम है वो मगरिब में पैदा हुआ। गुज़िश्ता हफ़्ते खलीजी रियासतों में भी ख़ासी बारिश हुई थी और रफ्ता रफ्ता ये सिस्टम जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान में दाखिल हो गया है और अब ये आगे इस पट्टी से होता होता चला जाएगा। अगले 24 घंटे में पूरे सूबे में बारिशों की और फ्लैश फ्लड्स का जो है अलर्ट जारी किया गया है। बलूचिस्तान में ग्वादर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साहब बहराम बलोच साहब। बहराम बलोच साहब, ये तो मैंने मोटी मोटी बात बता दी, अब आप बताइए शहर में का क्या हाल है। देखें, शहर में जो 30 घंटे की 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी, आज सुबह आज फिर दोबारा बारिश हुई। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। घरों में पानी है। हर मोहल्ले में आप जाएंगे देखेंगे लोग पानी में डूबे हुए हैं। गलियां पानी में भर गई हैं। लोग अच्छा, कश्तियाँ ये कह रहे थे हुकूमत बलूचिस्तान के जान अचकज़ई को हम जानते हैं और तो किसी को जानते नहीं। उन्होंने कहा है कि जी 80 कश्तियाँ रवाना कर दी गई हैं, 300 लोगों को बचा लिया गया है। NDMA और फौज लगी पड़ी हैं। ग्वादर शहर की 6 में से 2 सड़कों पे ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। वो ये कह रहे हैं। देखिए, जान साहब क्वेटा में बैठ के ये सारा स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन आप शहर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। गुज़िश्ता 3 दिनों से 3 दिन और 3 रातों से लोग बेयार और मददगार हैं। अगरचे ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से या PDMA की तरफ से महदूद पैमाने पर या म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से महदूद पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई, लेकिन बहुत नाकाफी हैं। लोग अब भी मुसीबत में हैं। खुराक और साफ पानी की क्या सूरत हाल है जी? खुराक और साफ पानी की क्या सूरत हाल है? खुराक और साफ पानी अपनी जगह। लोग अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। घरों में अभी तक कई इलाकों में 3 से लेकर 4-5 फीट तक पानी कड़ी है। आज भी सुबह लोगों ने एहतजाज करके सड़क ब्लॉक करके पानी निकालने के लिए अपीलें करते रहे हैं। और खुराक और साफ पानी का मसला तो वैसे भी है कि वो इसलिए कि गुज़िश्ता 3 दिनों से जो मुसलसल बारिशों के जो बारिशें हुई हैं, तो यकीनन उनके पास खुराक का और पानी का साफ पानी का मसला है। अच्छा बहराम साहब, ये कितनी गैर मामूली है ये बारिश ग्वादर में? ये देखिए, गैर मामूली तो 2008 और 2010 में भी गैर मामूली बारिशें हुई थी। उस वक्त भी हुआ था, लेकिन ये है कि 15 साल गुजरने के बाद भी आप देखें शहर की वही हालत है। शहर बल्कि मजीद खराब तर होता गया। पहले जो कुदरती आबी गुज़रगाहें थी वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होते गए और दोनों तरफ समंदर है। आप आए हैं ग्वादर, आपने देखा होगा ईस्ट बे और वेस्ट बे दोनों तरफ समंदर है, लेकिन इसके बावजूद पानी के जो निकालने का रास्ता है उसको प्रॉपर तरीके से कभी बनाने की मनसूबाबंदी कई दफ़ा मीटिंगों में तो इस पे कहते रहते हैं कि करेंगे, लेकिन अभी तक जो हुआ
हुआ और GDA ने महदूद पैमाने पर कुछ ड्रेन बनाए हैं, लेकिन जो ज़्यादा बारिशें हुई हैं 138 मिलीमीटर जो बारिश हुई है, जो सैलाबी या तूफानी बारिश हुई है, उसको निकालने में GDA के जो सेवरेज वो नाकाम है। अच्छा, गवादर से बाहर का भी थोड़ा सा बताएं, इसलिए कि मैंने सुना है कि जीवनी में कोई बंद टूटा है, उससे कोई लगभग 250 कश्तियां जुज़वी या कुल्ली तौर पे ख़त्म हुई हैं। जीवनी में इतरात ये हैं कि वहाँ बंदात टूटे हैं, पानी शहर की गलियों में दाखिल हुआ है, गलियों से होते हुए समंदर पहुंचा है। वहाँ जो कश्तियाँ खड़ी थी 200 से 250 के करीब कश्तियाँ हैं, कुछ को जुज़वी नुकसान पहुंचा और कुछ मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। इसके अलावा जो देहाती एरिया हैं उन इलाकों में भी आज जो बारिश हुई है वहाँ तबाही फैलाई है, और 2010 और 2008 की जो बारिश हुई है, बल्कि लोग कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा तबाही आई है, बंदात टूट गए हैं और माल मवेशियाँ भी हलाक हुई हैं और लोग महसूर हैं, लोग महसूर हैं। अभी तक वहाँ इंतजामिया पहुंची है और ना ही कोई राब्ता का जरिया है। ठीक है, शुक्रिया इस अपडेट का। अब ये है कि पूरे मुल्क में एक्चुअली अलर्ट है कि कल परसों बारिशें होंगी। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सरदार सरफराज, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं कराची में। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा एक ओवरव्यू देंगे कि ये जो सिलसिला है ये कितना गैर मामूली है, क्या एक्सपेक्ट हमें करना चाहिए अगले 2 दिनों में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस हद तक गैर मामूली ज़रूर है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती है, जो मगरबी हवाओं का सिलसिला होता है, जो सर्दियों की बारिशें पाकिस्तान में अप्रोच करती हैं अमूमन वेस्ट से, तो वो इतना शदीद स्पेल नहीं होता कि जैसे गुज़श्ता 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि गवादर और उसके आसपास, बल्कि बलूचिस्तान के बेशतर एरियाज़ में बड़ी हैवी बारिश हुई है और ये सिलसिला फिर फैल रहा है पूरे मुल्क पर ही, तकरीबन उसको स्वीप करता हुआ निकलेगी ये वेव। तो मुल्क के बेशतर इलाकों में बड़ी तेज़ बारिश है, यानी बलूचिस्तान के तो तकरीबन 90% इलाकों में तेज़ स्पेल चल रहा है और फिर ये KP पूरे में तकरीबन, खासकर जो शुमाली इलाका जाते हैं KP के मराकंड भी है, नौरसवाद डिस्ट्रिक्ट, तीर चतराल की तरफ और इस्लामाबाद से ऊपर का जो नॉर्थ का इलाका है, उन तमाम एरियाज में बड़ा हैवी स्पेल है और हैवी स्नोफॉल भी है। इसके साथ साथ अगले 2 से 3 दिन तक, यानी उन इलाकों में जो शुमारी इलाका जाता है उनमें तो 3 मार्च तक ये स्पेल चलेगा। कराची और बकिया जो सिंध के दूसरे अजला हैं, इनमें तो कल दिन के वक्त ही है, यहाँ इतनी को बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं दिखाई देती, क्योंकि इन हवाओं की जो कन्वर्जेंस है, ये फोकस है, वो बलूचिस्तान से होता हुआ फिर पंजाब में इंटर हो रहा है, उसका जो स्ट्रॉन्गर पोर्शन है और जो उसकी एक तरह से टेल है कह लें, या उसका कुछ हिस्सा जो है इसमें सिंध में एंटर होगा। तो कुछ देर के लिए तेज शावर्स होंगे, कराची में भी ऐसा दिखाई देता है कि कल आफ्टरनून में। और अच्छा, इस तरह से दूसरे फ्लाइट डिस्ट्रप्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुल्क के अंदर? जितना आप बता रहे हैं उससे तो लगता है कि काफ़ी निज़ाम दरम बरम होगा। जी, कुछ इलाकों में जैसे आपने देखा ना कि गवादर में और उससे मुल्का जो इलाका है उस तरफ जीवानी शहर है, तो वहाँ मेरे ख्याल में गवादर में तो 187 मिलीमीटर पहले और फिर तकरीबन 60 मिलीमीटर और उसमें ऐड कर दें तो ये 250 मिलीमीटर के करीब वहाँ बारिश हो गई। इसी तरह से दूसरा शहर है जो उसमें भी 200, जीवानी शहर है जो उसमें भी 200 मिलीमीटर से ऊपर हो गई। तो KP के इलाके जो हैं उनमें इस तरह का स्पेल, यानी शुमाली पंजाब और KP खासकर कश्मीर साइड पे, उन एरियाज में आप इतना ही हैवी स्पेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2 दिनों में, क्योंकि वहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्गर इसका इफेक्ट होगा। अच्छा, और जनूबी पंजाब का बता रहे थे। जनूबी पंजाब के लिए कह रहा था कि जनूबी पंजाब और सिंध में मतलब मॉडरेट सा स्पेल है, यहाँ इतना कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन सेंट्रल पंजाब से ऊपर का जो इलाका है वहाँ पर इसका हैवियर पार्ट उधर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची में तो लग रहा है कि इतना ज़्यादा नहीं है कल। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी वो कॉशियस भी हो रहे हैं, ओवर कॉशियस हो रही है गवर्नमेंट। नहीं, देखें, आपको याद होगा यार, ओवर कॉशियस होना अच्छा है, अच्छी बात है यार, बिल्कुल। अंडर कॉशियस होने से 100 गुना बेहतर है, क्योंकि आपको याद है, मेरे ख्याल है कि पिछली माह की बात है जो एकदम
जो बारिश इलेक्शन से चंद दिन पहले जो हुआ था। इलेक्शन से चंद दिन पहले, जी बिल्कुल, मैं को 5-6 फरवरी को जब एकदम बारिश समझ रहे थे इलेक्शन भी गीले हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुए। वो तो वैसे ही इलेक्शन की आग नहीं बुझी, लेकिन फिर भी तो उसमें जो हाल हुआ था, और मेरा नहीं ख्याल के सही मुराद अली शाह भी चाहते हैं कि एकदम अभी हमारी दोबारा हुकूमत तीसरी, वो कहते हैं ना कि थर्ड टाइम द चार्म, या तो थर्ड टाइम शुड नॉट बी। कल हाफ डे छुट्टी है सरकारी तौर पर, सरकार के तौर पे, और सारे इवेंट्स जो थे वो कैंसिल हो गए हैं कराची में। जाहिर है हमारी छुट्टी नहीं होती, आप ज्यादा खुश ना हो। नहीं, हम तो अगर आप खुश हो रहे दिहाड़ी वाले, हम तो अपना काम करेंगे, हम तो तबाही भी होती है, लेकिन तबाही होती है, ये तो फिर हमें मतलब और काम करना पड़ता है। ये जो मौसम की अपडेट है, उम्मीद है कि ना हो, उसमें कोशिश करेंगे एहतियात बरतें, अवॉइड करें। हाँ, और मेरा ख्याल है नेसेसरी ट्रैवल को तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लेंगे ब्रेक, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हमारे यहाँ से जो लोग फ्लाइट में जाते हैं कनाडा, उनमें से बाज़ लोग वहाँ कैसे स्लिप हो जाते हैं, बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस हफ्ते के शुरू में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक परवाज़ इस्लामाबाद से मुसाफिर लेकर टोरंटो कनाडा गई। उसे वापस फिर कराची आना था। कराची जब आने के लिए फ़्लाइट तैयार हुई तो पता चला कि एक क्रू मेंबर मिसिंग हैं। उनका जब पता लगाने की कोशिश की गई, होटल में उनके कमरे में जब गए लोग देखने के लिए, तो वहाँ पे उनका यूनिफॉर्म लटक रहा था जिस पर लिखा हुआ था थैंक यू PIA। ये थी मरियम रज़ा, जो कि काफ़ी सालों से PIA के लिए काम कर रही थी। ये बात है 26 फरवरी की। जनवरी में भी एक PIA की फ़्लाइट अटेंडेंट फ़ायज़ा मुख्तार इसी तरह कनाडा फ़्लाइट पे गई और वहाँ से स्लिप हो गई। उससे पहले नवंबर दिसंबर में 3 PIA के क्रू मेंबर्स लाहौर से एक फ़्लाइट गई थी, वहाँ से स्लिप हो गए। उससे भी अगर पीछे जाएं तो 2022 में भी कम से कम 4 लोग रिपोर्ट हुए जो PIA की फ़्लाइट से कनाडा जाकर स्लिप हो गए। तो ये एक रुझान है रिपोर्टेडली जो कि 2018-19 से चल रहा है। ज़ाहिर है कि सवाल बड़ा उठता है कि PIA के जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं वही क्यों स्लिप हो रहे हैं और कनाडा में क्यों स्लिप हो रहे हैं। थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमने आज ज़हमत दी है, प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब। अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बयान देख रहा था, कुछ मीडिया पे चल रहा है, आपने 2 बातें की हैं। एक तो ये कि PIA कोई वाहिद एयरलाइन नहीं है, साउथ एशिया की दीगर एयरलाइंस का भी कुछ इसी तरह का रिकॉर्ड है, और दूसरा ये कि मामला इतने ख़राब नहीं है जैसे रिपोर्ट हो रहे हैं। थोड़ा बताएंगे क्या हो रहा है ये PIA के अंदर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बड़ा एक बदकिस्मत बात है कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, और जो कि पाकिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है जो कि कनाडा जाती है, तो इस वजह से अनलकीली या अनफॉर्चुनेटली हमारे ही साथ ये वाले वाक़यात रूनुमा होते हैं। अवामिल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह आपने इसके ऊपर बोला कि ये बात बिल्कुल मेरे से मंसूब सही है कि ये PIA एक इकलौती एयरलाइन नहीं है जिसके क्रू के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं। हमारे रीजन की बाकी एयरलाइंस के साथ भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। हमारे हमसाया ममालिक की जो एयरलाइंस है उनके साथ भी हुए हैं, श्रीलंकन के एयरलाइन के साथ भी हुए हैं, बांग्लादेशी एयरलाइन के साथ भी हुए हैं। देखिए, हमें ये समझ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जस्टिफाई करता है इस चीज़ को। इसका बिल्कुल भी किसी किस्म का ये मतलब नहीं है। देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी, कनाडा पूरी दुनिया में शायद अच्छे या तरक्की याफ्ता ममालिक में सिर्फ एक वाहिद मुल्क बचा है जो कि जब इस तरह की लोग उनके बॉर्डर के अंदर या उनकी सरहद के अंदर आके असाइलम या सियासी पनाह की दरख्वास्त करते हैं तो उनको वापस नहीं लौटाता। बाकी तमाम ममालिक बहुत क्लियर है इस मामले के ऊपर कि अगर आपने असाइलम लेना है तो आपको कानूनी तरीकों से लेना पड़ेगा। कनाडा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है इस बात पे कि अगर कोई इंसान उनकी सरहद के अंदर आके सियासी पनाह की दरख्वास्त करेगा तो कैनेडियन हुकूमत उसको ना सिर्फ उसकी दरख्वास्त पे फौरी तौर पर अमल करके उसको सियासी पनाह आर्जी या मुस्तकिल बुनियादों पर देगी, बल्कि इस दौरान उसको सपोर्ट भी करेगी। सॉरी, हमारे लिए ये तो नहीं कह रहे, हम कनाडा को तो ब्लेम नहीं कर रहे हैं ना इसमें। हमें जरा अपने हमें मामला भी देखने हैं ना। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसे ही है। देखिए, मैं सिर्फ ये बात, मैं इसको बताने का मकसद ये नहीं है कि उस मुल्क का कानून ऐसे, बताने का मकसद इस तरह का इसका ये है कि वहां पे एक एक्सेस पॉइंट लोगों को दस्तयाब है और वो एक्सेस पॉइंट इतना इजीली अवेलेबल है कि फॉर एग्जांपल अभी आज से 2-3 महीने पहले मैं खुद वहां पे गया तो वहां पे मैंने जो बहुत एक अजीब बात देखी वो ये थी कि
एयरपोर्ट के ऊपर लोग फ्लायर पकड़ के खड़े थे कि जी अगर आपको चाहिए तो सियासी पनाह चाहिए तो हमें बोले, हमारी सर्विसेज आपके लिए जो हैं वो मैसर हैं। तो अच्छा, ये तो वो सहूलत हो गई जो मैं जहाँ जाऊँगा तो मुझे मिल जाएगी। सवाल ये है कि मैं यहाँ से जा ही क्यों रहा हूँ, मैं स्लिप ही क्यों हो रहा हूँ, इसकी आपने कोई वजूहात अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई छान फटक तो की होगी, वो अगर आप शेयर करना चाहें। देखें, इन ऑल ऑनेस्टी ये एक इतना बड़ा ही दर्द सिरी है इस टाइम पे पीआई इंतजामिया के लिए कि आपको बयान करना मुनासिब मैं नहीं समझ रहा। बार बार इस बात के ऊपर आके इसकी तौजीह पेश करना, बार बार इसको आके इसकी वजह बयान करना हमारे लिए भी एक कोई तकलीफ दे बात है, काबिल इज्जत बात नहीं है। इतनी स्ट्रिक्ट प्रोफाइलिंग हमने की इस दौरान, हमने मुख्तलिफ चीजें इसके ऊपर हमने करने की कोशिश की, हमने एल्डरली क्रू को उसके ऊपर डिप्लॉय किया कि जिनके यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं या उनके लिंकेजेस इतने एस्टैब्लिश हैं कि उनको इस किस्म की हरकत करने की जरूरत न पड़े, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के जो वाकयात हैं उनका सदेबाब नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी आपने जिस क्रू की बात की थी जो जनवरी के अंदर वहां पे गायब हुई, उनके 3 साल का बच्चा है जो वहां पे ये छोड़ के चली गई है। जो दूसरी फिजाई मेजबान जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनकी 14-15 साल की नौकरी है, एक अच्छा कैरियर इन्होंने पीआई के साथ लगाया, और आप कभी किसी भी प्रोफाइलिंग के अंदर आप इनको जज नहीं कर सकते थे कि इस तरह का वाकया इनके साथ या इनकी वजह से भी पेश आ सकता है। तो प्रोफाइलिंग हमने करके देख ली, हमने सख्ती करके देख ली, हमने पासपोर्ट वहां पे हम होल्ड कर लेते थे जब अराइविंग क्रू आता था, वो भी करके देख लिया, लेकिन सदेबाब नहीं हुआ। अब मैं बल्कि इनफैक्ट मैं खुद भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हूँ। हम अब लीगल तौर के ऊपर उनके हुकाम के साथ बात करें कि वो हमें गाइड करें कि कोई इस तरह का तरीकाकार, कोई इस तरह का लीगल रुकावट जो कि हम उनको क्रिएट कर सकेंगे, किसी किस्म की डिक्लेरेशन हम उनके लिए साइन करें। इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले हमारी इंतजामिया जो है वो इसके ऊपर बात ही कर रही थी कि हम कोई पाकिस्तान में लीगल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व करें कि वो आके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें या उनके जो यहाँ पे कनेक्शन है उनके ऊपर वो जाके कार्रवाई करें ताकि इसका सदेबाब हो। ये बात बिल्कुल भी, चाहे जैसे भी हमारे मुल्क के हालात हो, इस बात की किसी किस्म की भी तौजीह पेश नहीं की। अच्छा सर, आपने बात की कनेक्शंस की और लिंकेजेस की, तो एक बड़ी मजेदार चीज सामने आती है और ये भी एक धंधा बन जाता है ना फिर के 2018 में एक अगेन पीआईए की फ्लाइट अटेंडेंट माहिरा नाम था इनका, वो भी क्रांटो लैंड की और फिर वहां से गायब हो गई। और अब वो बकायदा उन्होंने बिजनेस बनाई हुई है कि जो बाकी इस तरह की जैसे फरिया मुख्तार है जो जनवरी में वहां पर कट गई, उनको वो लीगल एड फराहम करती हैं। ये इसकी तस्दीक हुई है? इस बात की तस्दीक हुई है आपकी तरफ से? इस बात की अनफॉर्चुनेटली तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन एक बात की जरूर यहाँ पे हमें पता लगी है, वो ये है कि कुछ क्रू मेंबर जो कि पिछले साल कनाडा में जाके जिन्होंने सियासी पनाह ली थी, उन्होंने इस तरह का कोई एक बिजनेस सेटअप कर लिया या इस तरह की उन्होंने कोई कंसल्टेंसी सेटअप कर लिया जिसकी वजह से वो बाकी तमाम लोगों को भी मजबूर कर रहे हैं या उनको इंटाइस कर रहे हैं कि वो भी आए और आके इस चीज की पलें। ये चीज हमें बिल्कुल हमारे सामने आई है और इसके ऊपर बिल्कुल अभी जो है हम इस पे एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर कानूनी पहलुओं से इसके ऊपर किसी तरीके से हम कोई काम शुरू करने की कोशिश करें। अच्छा हफीज साहब, मैं एक सवाल बड़ा, हालांकि हो सकता है आपको अजीब सा लगे, अब तक जितने भी नाम हमने लिए या आपने लिए हैं, ये सब जो हैं खवातीन हैं फ्लाइट अटेंडेंट्स, ये मेल अटेंडेंट्स का दिल नहीं चाहता या कुछ और चक्कर है, क्या है? या सिर्फ हमारे सामने नहीं, फ्लाइट पर्सन हुए, खालिद अफरीदी, फ्लाइट अटेंडेंट हुए, ये भी नाम है, ये भी चाहते हैं यार? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में रेशो जो है वो मर्दों की ज्यादा है बनिस्बत खवातीन की। अच्छा, देखें ये बात समझनी पड़ेगी कि पीआई के अंदर जो फिजाई मेजबान है वो तकरीबन इक्वल प्रोपोर्शन से काम कर रहे हैं। जितने मर्द हजरात हैं उतनी खवातीन है, अगर खवातीन ज्यादा नहीं है तो जो ये इस तरह के वाकयात हैं उसके अंदर दोनों हैं। इसमें मर्दों की तादाद आई एम श्योर थोड़ी सी शायद ज्यादा ही हो बनिस्बत खवातीन पे। चले, मतलब इसमें जेंडर इम्बैलेंस नहीं है। चले, एक अच्छी बात, एक अच्छी बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज खान साहब। बड़ी पता है इसमें इतना कहूंगा कि एक तो यार, और आप कुछ नहीं कह सकते, एक बात माननी होगी कि हम इंटरप्राइजिंग बड़े हैं यार। नहीं, अच्छा तुम कट गए, तुमने फिर बिजनेस बना दी कि लोगों को। दूसरी बात यह है कि मैं दो बुनियादों पर फैसला करता हूँ। एक तो ये कि पीआईए का अपना फ्यूचर क्या है, ये तो बिका रही है और इतने साल मैंने किया। दूसरे के खुद मजमूई मईशत की जो सूरत हाल है, तो कोई
मुझे नहीं लगता कि खुशी से जाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा देखिए अगेन बहुत लोग कोशिश करते हैं ना, पिछले साल ही हमने वो वाकया देखा था मेडिटेरेनियन सी में जिसमें लोग डूब गए थे। यहाँ पर फर्क इतना है कि आप कट सकते हैं लेकिन आपको टिकट के पैसे देने की जरूरत नहीं होती। बस यही एक फायदा हुआ, ये एक तो बहुत बड़ा फायदा है ना सर, आप किश्ती से तो नहीं जा रहे ना। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा गज़ा की बात करेंगे।